नमस्कार साथियों, मैं देवनारायण सेन स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे संस्थान के द्वारा विभिन्न विषयों को लेकर एमसीक्यू श्रृंखला चलाया जा रहा है। उसी क्रम को आगे जारी रखते हुए मैं विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस स्तर के प्रश्नों को करवाऊंगा, जो रहेगा टॉपिक वाइज। आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। हमारे संस्थान के द्वारा छत्तीसगढ़ कृषि विपणन बोर्ड के लिए स्पेशल बैच का जो है आयोजन किया जा रहा है, जो 26 अक्टूबर से आरंभ हो चुका है। डेमो क्लासेस अवेलेबल है। सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक की क्लासेस है। संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी आपको करवाई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे संस्थान में विजिट कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रयोगशाला परिचारक के 430 पदों के लिए 26 अक्टूबर से क्लासेस आरंभ हो चुका है। यहाँ पर डेमो क्लासेस अवेलेबल है। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो तथा पीडीएफ आपको उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज करवाया जाएगा और बेसिक से तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही साथ राज्य स्तरीय सीजीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज का आयोजन हमारे संस्थान के द्वारा किया जा रहा है, जहां 2 स्तरों में प्रारंभिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। कुल 25 टेस्ट होंगे, जिसमें 15 टेस्ट जीएस के और 10 टेस्ट सीसेट के होंगे। साथ ही साथ एक और जानकारी है, सिविल जज के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए 1 नवंबर 2023 से हमारे संस्थान में क्लासेस आरंभ हो रही है, जिसका टाइम रहेगा शाम को 6:30 बजे। मोड ऑफलाइन रहेगा। मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। रेगुलर टेस्ट की सुविधा आपको दी जाएगी और डाउट क्लियर क्लास आपके लिए लिया जाएगा। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे संस्थान में विजिट कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है? कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में अगर हम बात करें तो हम जानते हैं रॉबर्ट हुक को। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कार्क के टुकड़े में, कार्क मतलब लकड़ी का एक टुकड़ा था जो मृत था, उसका उन्होंने निरीक्षण किया और पाया कि वहां पर षटकोण के आकार का कुछ आकृति दिखाई दे रहा है, मधुमक्खी के छत्ते के समान। इसका जब उन्होंने अध्ययन किया तो पाया कि ये जो दृढ़ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये उस कोशिका का बाहरी भाग है, जबकि इसका जो मेन पार्ट है जो यहाँ पर मौजूद था वो नष्ट हो चुका है। प्रारंभ में इस स्ट्रक्चर को सेला कहा जा रहा था, जो बाद में परिवर्तित होकर सेल में बदल जाता है। इसी कारण से हम कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में रॉबर्ट हुक को जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जीव कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं? यहाँ पर कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी के बारे में बात हो रही है। कोशिका सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करें तो मेन उसका जो हमारे पास निचोड़ जो आता है, उसके अंतर्गत एक कोशिका का निर्माण जो है पूर्ववर्ती कोशिकाओं के द्वारा होता है, ये कहा जाता है। दूसरा, कोशिका का जो मूलभूत जो जीवन का जो इकाई है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा या जीव द्रव्य। ये जो दो चीज है ये किसी भी कोशिका के जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है। इस सिद्धांत को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो कौन कौन से जीवों पर लागू होता है, तो जीवाणु, विषाणु, पादप और जलीय जीव, इनमें से ऑप्शन जो बी जो है विषाणु, इस पर ये पूरी तरह से फिट नहीं बैठता है, क्योंकि ये जो वायरस होता है उसको हम लोग सजीव और निर्जीव दोनों के बीच में कड़ी के रूप में मानते हैं। न तो हम उनको
पूर्णतः सजीव मानते हैं और न ही उनको पूर्णतः निर्जीव मानते हैं। जब वो निर्जीव चीजों पर रहता है तो वो एक रासायनिक कण की भांति व्यवहार करता है, और जब वो सजीव में आता है तो वो गुणन करने लगता है। इस प्रकार से वैज्ञानिकों के द्वारा इसको बाउंड्री लेवल का ऑर्गेनिज्म कहा गया है, जो न तो पूरी तरह से सजीव है न ही निर्जीव है। इसलिए ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। बाकी का जो ऑप्शन है जीवाणु, पादप और जलीय जीव, ये कोशिका सिद्धांत का पूरी तरह से पालन करता है। इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विषाणु इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव को सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी माना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है विषाणु, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि हमने अभी अभी बात किया था कि इसको बाउंड्री लेवल का ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, और ये बाउंड्री लेवल का ऑर्गेनिज्म है तो ये बिल्कुल सजीव और निर्जीव के बीच के मध्य में आकर स्थित रहेगा। वायरस का जो कोशिका का स्ट्रक्चर जो होता है, अगर हम उसके समझने का प्रयास करेंगे तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है या अनुवांशिक पदार्थ जो होता है कहीं पर बिखरा हुआ पाया जाता है, और एक सामान्य सेल की भांति इसमें विकसित कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इसके सिम्टम्स है जो इसको सजीव और निर्जीव के बीच लाकर खड़ा कर देता है। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, विषाणु करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है लाइसोसोम है। लाइसोसोम क्या है? किसी भी कोशिका के अंदर लाइसोसोम क्या होता है? तो लाइसोसोम एक प्रकार का सेल ऑर्गन है जहां उसके अंदर में डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं पाचक एंजाइम। ये जो पाचक एंजाइम है वो कब कार्य करता है? जब कोशिका के अंदर किसी वायरस या बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है या मृत कोशिकांगों का उनको भक्षण करना है, तो ये क्या करता है, पाचक एंजाइम के माध्यम से उस पर कुछ एंजाइम को सिक्रीट करता है और उसका भक्षण कर जाता है, उसको खा जाता है। जब किसी कारणवश लाइसोसोम से पाचक एंजाइम की मात्रा ज्यादा सिक्रीट होने लगती है और वहां जो जीवित कोशिकांग है उसको भी वो पचा जाता है, उस कंडीशन में कोशिका क्या हो जाती है, मृत हो जाती है। और जब वो स्वयं की कोशिकांगों को मार देता है तो फाइनली कोशिका भी मारा जाता है। इसलिए इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पाचन केंद्र इज करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग जो जंतु कोशिका में नहीं होते कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हरित लवक, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी कोशिका कला, ऑप्शन डी केंद्रक। गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरित लवक। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है कोशिका भित्ति, कुछ जंतुओं में अपवाद स्वरूप हमें देखने को मिल जाता है, लेकिन हरित लवक जो है ये अपवाद स्वरूप हम नहीं पढ़ते हैं, इसलिए ये हमारा आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। जंतु कोशिकाओं में हरित लवक नहीं होता है, जबकि पादप कोशिकाओं में होता है। तो जब हरित लवक है वहां पर तो वो एक कार्य को करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसके माध्यम से वो क्या करता है, अपने लिए भोजन का निर्माण करता है। तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरित लवक इज करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब गुणसूत्रों में बिना विभाजन के कोशिका में विभाजन होता है तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए समसूत्री विभाजन, ऑप्शन बी असूत्री विभाजन, ऑप्शन सी अर्धसूत्री विभाजन या ऑप्शन डी बीजाणु जनन।
जब गुणसूत्रों में विभाजन नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं असूत्री विभाजन। इस प्रकार का जो विभाजन है प्रोटोजोआ के अधिकांश फैमिली में देखने को मिलता है। प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें तो मैं इसका एग्जांपल देना चाहूंगा अमीबा के माध्यम से। अमीबा का जो कोशिका होता है वो जब जनन करता है तो वो स्वयं दो भागों में डिवाइड हो जाता है। उसका कोई एक हिस्सा आउटर ग्रोथ करता है और फाइनली क्या होता है, वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। इस प्रकार का जो कोशिका विभाजन होता है जिसमें स्वयं मातृ कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, उस प्रकार के कोशिका विभाजन को हम असूत्री कोशिका विभाजन बोल रहे हैं, जहां गुणसूत्रों में विभाजन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली की अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो है वो बना होता है प्रोटीन एवं लिपिड से। हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन का कार्य क्या होता है, कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है परासरण के जरिए विभिन्न पदार्थों का कोशिका के अंदर और बाहर आदान प्रदान का नियंत्रण। ये जो है सेलेक्टिव परमिएबल होता है। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब होता है चयनित पारगम्य होता है। ये कुछ ही पदार्थों को अंदर आने देता है और कुछ ही पदार्थों को बाहर जाने देता है। इसी के माध्यम से कोई भी पदार्थ कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए प्रोटीन एवं लिपिड इज करेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली किससे निर्मित होता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में बात हो रही है। यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी है ये पहले जानना पड़ेगा। यूकैरियोटिक, ये ऐसी कोशिकाएं हैं जब पृथ्वी पर जीवन का उद्भव हुआ और थल में जीवों का विकास हुआ, तो जब पादप और जंतु दोनों अस्तित्व में आए तो इनके अंदर जो मौजूद जो कोशिका थे जो पूर्णतः विकसित थे उसको हम लोग क्या बोले, यूकैरियोटिक कोशिका बोले। और जब स्टार्टिंग में जीवन के उद्भव के समय जो कोशिकाओं का निर्माण हुआ सबसे पहले समुद्र में, तो उसको हम लोगों ने कहा प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका था जिसमें पूरी तरह से विकसित कोशिका के अंग का अभाव था। जैसे मैं बात करूं तो बैक्टीरिया, फंजाई, ये इसके क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है। प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे निर्मित होता है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फास्फोलिपिप्रोटीन इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अवस्था में जाने पर कोशिका आगे विभाजन नहीं करती है? जब सेल डिवीजन की हम बात करते हैं तो सेल डिवीजन में अलग अलग अवस्थाओं में कोशिका अलग अलग तरह से विभाजित होता है और यहाँ पर एक फेज आता है जिसको हम बोलते हैं G0 या G0। इस अवस्था में आने पर कोशिका किसी भी प्रकार का विभाजन को प्रदर्शित नहीं करता है, न तो वो आगे बढ़ता है न ही वो पीछे जाता है। ये अवस्था जो होता है उनका रेस्ट का या विराम का अवस्था होता है। इसलिए गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए G0 इज करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है? जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्मा।
ये जो प्रोटोप्लाज्मा है, ये जीवन का भौतिक आधार क्यों है, ये भी हमें समझना है। अगर कोशिका के बारे में हम बात करें तो कोशिका के केंद्र में मौजूद होता है, सेंटर में केंद्रक, या इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। और इसके बाहर यहाँ पर अन्य कोशिकांग जो है मौजूद होते हैं। ये वाला जो हिस्सा होता है केंद्रक के बाहर, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्मा या कोशिका द्रव्य। और ये जो हमारे केंद्रक के अंदर मौजूद पदार्थ है उसको बोल रहे हैं हम लोग केंद्रक द्रव्य। अब इन दोनों पदार्थों को जब हम सम्मिलित रूप से कोई नाम देना चाहेंगे तो वो नाम होगा हमारा प्रोटोप्लाज्मा या जीव द्रव्य। इसलिए ये जो है जीवन का भौतिक आधार है, क्योंकि सारे कोशिकांग और अनुवांशिक मटेरियल यहीं पर मौजूद है, जो जीवन के लक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हक्सले। हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। जीन कहां पर मौजूद होता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए की बात करें तो यहां पर दिया है केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन बी में दिया है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी में दिया है लाइसोसोम, और ऑप्शन डी में है गुणसूत्र में। गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुणसूत्र इज करेक्ट आंसर। अगर हम कोशिका को देखें तो कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस है केंद्रक, उसको अगर हम बाहर निकाल दें तो यहाँ पर जो पदार्थ है अंदर में वो कोशिका विभाजन की अवस्था में एक अवस्था ऐसा आता है जब वो धागे नुमा स्ट्रक्चर में बदल जाता है। ये जो धागे नुमा स्ट्रक्चर है, इसके अगर हम और अंदर जाने की कोशिश करें तो हमें कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए का श्रृंखला। और ये जो डीएनए का श्रृंखला है, इसी का एक सेक्शन अगर हम ले ले तो उसको क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। ये जो जीन है इस डीएनए के श्रृंखला में मौजूद है। ये जो डीएनए का श्रृंखला है एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर में धागे नुमा रूप में गुथा रहता है, कुछ इस प्रकार से। इस धागे नुमा स्ट्रक्चर को ही हम लोग डीएनए का रूप मानते हैं, और जो मौजूद है इस एक्स जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग बोलते हैं गुणसूत्र। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में ऑप्शन डी में गुणसूत्र दिया गया है, जो हमारा सही आंसर है। इसलिए गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था, किसने पता लगाया था ये हमें बताना है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो उस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है जो हम लोग सामान्यतः बनाते हैं। इसमें जो आप ये जो दो धागा देख रहे हो जो इस गुथे हुए स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, एक ये वाला और ये वाला, इसके बारे में एक जानकारी 1953 में दिया गया था दो वैज्ञानिक के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटसन और क्रिक। इन्होंने इसके बारे में क्या बताया था कि डीएनए का जो श्रृंखला होता है वो दो धागे नुमा स्ट्रक्चर के माध्यम से बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है यही उस डीएनए की श्रृंखला को स्थिरता प्रदान करता है। 1953 में बताया गया इनके द्वारा, और 1962 में दोनों को इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गिवन प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था? डीएनए को अलग करने के बारे में अगर हम बात करें तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रेडरिक मिशर। डीएनए के बारे में श्वेत रक्त कोशिका के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। श्वेत रक्त कोशिका या जिसको हम लोग बोलते हैं WBC, WBC में सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिशर ने ही जो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, जो डीएनए का विशेष पदार्थ होता है, उसको उन्होंने अलग किया था और उसके बारे में जानकारी दिया था। तो डीएनए को अलग करने के फॉर्म में अगर देखा जाए तो फ्रेडरिक मिशर का योगदान जो है सराहनीय रहा है और सर्वप्रथम इन्होंने ही ऐसा कार्य किया था। इसलिए हम लोग ऑप्शन ए को क्या करेंगे, करेक्ट आंसर मानेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड किस प्रकार बंधे होते हैं? ये जो डीएनए का जो स्ट्रैंड जो बात हो रही है वो ये जो मैं न्यूक्लियोटाइड बनाया था इसके बारे में बात हो रही है। ये जो डीएनए का ये जो स्ट्रैंड है इसके बीच में ये जो डंडेनुमा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ये नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं और ये नाइट्रोजनी क्षारक 4 प्रकार के होते हैं जिसको हम लोग एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन के नाम से जानते हैं। ये आपस में एक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। और ये जो हाइड्रोजन बंध है इसी के कारण से जो डीएनए का जो ये न्यूक्लियोटाइड का जो श्रृंखला है इसमें स्थिरता आता है। जब इन्हीं हाइड्रोजन बंध को तोड़ दिया जाएगा तो ये जो डीएनए का जो श्रृंखला है ये 2 भागों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो डीएनए के 2 स्ट्रैंड किस प्रकार बंधे होते हैं अगर पूछा जा रहा है तो हमारा आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? यहां पर नहीं होती है पूछा गया है तो यहां हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोशिका भित्ति की उपस्थिति जो होती है नहीं होती है। बाकी डीएनए या आरएनए की उपस्थिति होती है। परपोषी होता है, कोशिका के अंदर ये प्रजनन कर सकता है, स्वभाव से पूरी तरह परजीवी भी हो सकता है। तो ये जो बाकी के 3 लक्षण हैं ये तो है, लेकिन ऑप्शन डी जो है नहीं होगा। गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विषाणुओं में होता है, विषाणुओं में क्या होता है? तो ऑप्शन के माध्यम से हमें समझना है। ऑप्शन ए में पूछा गया है केवल डीएनए होता है। ऑप्शन बी है केवल आरएनए। ऑप्शन सी न तो डीएनए और न ही आरएनए। और ऑप्शन डी है या तो आरएनए या डीएनए। कोई भी विषाणु जो एग्जिस्ट कर रहा है या तो वो आरएनए से बना होगा या तो फिर वो डीएनए से बना होगा, दोनों से ही मिलकर वो बन सकता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहां पाया जाता है? न्यूक्लियस या इसी को हम लोग बोलते हैं केंद्रक। तो केंद्रक के बाहर में डीएनए कहां पर पाया जाएगा? तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो गोल्जी काय में नहीं मिल सकता है, अंतःप्रद्रवी जालिका या ईआर में भी नहीं मिल सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है हमारा डीएनए उपस्थित हो सकता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया इज करेक्ट। राइबोसोम में जो है डीएनए न्यूक्लियस के बाहर अगर हम बात करें तो नहीं मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में उपस्थित रहता है किंतु आरएनए में अनुपस्थित रहता है?
डीएनए में अगर हम बात करें उपस्थित जो बेस है, क्षारक है, तो वहां पर होता है एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। ये जो 4 नाइट्रोजनी पदार्थ है वो डीएनए में हमें मिलता है। साथ ही अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में इनमें से 3 जो नाइट्रोजनी बेस है वो पाया जाता है, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। थायमिन जो है आरएनए में अनुपस्थित होता है। इसके जगह पर एक पदार्थ पाया जाता है आरएनए में जिसको बोलते हैं हम लोग यूरेसिल। तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? आरएनए में अनुपस्थित रहता है, ऑप्शन ए थायमिन इज करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। आरएनए का पहला कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी में दिया है प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन सी में दिया है प्रतिकृति बनाना, डुप्लीकेट करना, या ऑप्शन डी अनुवाद करना। यहाँ पर आरएनए के प्राथमिक कार्य के बारे में अगर हम बात करें तो उनका कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस करना इसका प्राथमिक कार्य होता है। प्रोटीन निर्माण में ये भाग लेता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक या न्यूक्लियस नहीं होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मूल रोम कोशिका, ऑप्शन बी लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी मोनोसाइट्स। अगर हम नाभिक या न्यूक्लियस की बात करें, केंद्रक की बात करें हम, तो लाल रक्त कोशिका में ये नहीं पाया जाता है, आरबीसी में। ये हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरबीसी की अगर हम बात करें तो आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? इसमें एक प्रोटीन है जिसको हम लोग बोलते हैं एचबी, हीमोग्लोबिन। और एचबी क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। साथ ही साथ आरबीसी के द्वारा ही यहाँ पर एचबी की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन किया जाता है। ये क्या करता है? कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को ले जाता है और कोशिकाओं में निर्मित जो है कार्बन डाइऑक्साइड उसको वापस लेकर आता है। तो एक प्रकार से ये परिवहन में भाग लेता है। यहाँ पर केंद्रक की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो ऑप्शन बी है लाल रक्त कोशिका इज करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोशिकाओं का आत्मघाती बैग कहा जाता है? आत्मघाती बैग या आत्महत्या की थैली। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या कार्य होता है? वो कोशिका के अंदर एंटर किए वायरस और बैक्टीरिया का भक्षण करता है। साथ ही साथ जब कुछ परिस्थितियां निर्मित हो जाती है जिसमें वो सेल के और दूसरे ऑर्गन है उसको भी वो भक्षण कर लेता है, तो उससे खुद कोशिका क्या हो जाती है? मृत हो जाती है। खुद सेल क्या हो जाता है? डेड हो जाता है, इसलिए वो मर जाता है। यहाँ पर लाइसोसोम जो है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है? अब कोशिका का ऊर्जा घर की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा घर हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एटीपी का फॉर्मेशन करता है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है वो तरल अवस्था में होता है।
किसके माध्यम से करता है या कौन से प्रोसेस के माध्यम से करता है? तो श्वसन क्रिया के माध्यम से। जब हम श्वसन क्रिया का करते हैं तो श्वसन क्रिया में प्रयुक्त ऑक्सीजन सिंगल कोशिका तक पहुंचता है, वहां ऊर्जा निर्माण में वो भाग लेता है। अगला प्रश्न है, यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पाद करता है, वो कौन सा अंग है? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी हरित लवक। आप सभी को पता चल गया होगा, हमारा आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक चीज और याद रखना आप लोग, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर जो ऊर्जा जो होता है वो तरल फॉर्म में भरा होता है, और ये जो ऊर्जा का फॉर्मेशन है वो श्वसन प्रक्रिया के तहत कर रहा है, और ये जो ऊर्जा है हमारे जैविक कार्यों में प्रयोग होने वाला है। अगर यहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो यहाँ एटीपी का फॉर्मेशन जो है नहीं होगा और कोशिका क्या हो जाएगी? मृत हो जाएगी, जिससे संबंधित जीव का भी क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया इज करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में उपस्थित निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो वो लाल रक्त कोशिका आरबीसी में नहीं पाया जाता है। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था कि जो आरबीसी होता है उसका मुख्य कार्य अगर देखा जाए तो वो परिवहन कर रहा है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, और उसमें कुछ एंटीजन भी पाए जाते हैं जो प्रोटीन के फॉर्म में चिपके रहते हैं। ये पूर्णतः कोशिका नहीं होता, पूरी तरह से इसको कोशिका हम लोग नहीं मानते हैं, पूर्णतः कोशिका नहीं है ये, लेकिन हम कोशिका के फॉर्म में इसको पढ़ते जरूर है। यहीं पर जो है लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया भी अनुपस्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ए कोशिका जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। सेल इज करेक्ट आंसर। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर पृथ्वी पर जो जीवन है, पृथ्वी पर जीवन की अगर हम बात करें तो दो रूपों में यहाँ मौजूद है, एक पादप के रूप में और दूसरा है जंतु के रूप में। पादप और जंतु को अगर हम देखें दोनों को, तो दोनों में ही एक बेसिक अगर यूनिट देखा जाए तो वो कोशिका ही है, सेल ही है, जिससे इसका क्या होता है? निर्माण होता है। जैसे हम घर बनाते हैं तो बहुत सारे सामग्री का प्रयोग करते हैं। इन सामग्रियों में मैं अगर ईंट के बारे में बात करूं तो एक एक ईंट का जब हम प्रयोग करते हैं तो एक दीवार का निर्माण होता है, और चारों तरफ जब हम ईंट को व्यवस्थित तरीके से जमाते हैं तो चार दीवारी का निर्माण होता है और घर का फाइनली क्या होता है? निर्माण होता है। तो घर बनाने में जैसे ईंट एक बेसिक यूनिट के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है, वैसे ही जब कोई जीव का शरीर बनता है तो वहां पर कोशिका होता है जो बेसिक यूनिट की तरह कार्य करता है, जो पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो मूलभूत जो इकाई है वो हो जाएगा कोशिका। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आज के एमसीक्यू श्रृंखला का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मैं जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैं बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूंगा, इसके बाद के वीडियो श्रृंखला एमसीक्यूज की श्रेणी में मैं इसके आगे के एमसीक्यूज को आपको उपलब्ध कराऊंगा, जो शुरुआती तैयारी करते हुए बिगिनर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करेगा। तो बने रहिए हमारे उड़ान परिवार के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।